हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है। आपको ये चैप्टर पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। इस चैप्टर में एक बस के बारे में बताया गया है जो कि बहुत ख़राब हालत में होती है। 5 मित्र इसमें सफ़र करते हैं और बताते हैं अपना अनुभव। आइए चैप्टर पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक ने बताया है कि वे 5 मित्र थे। उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि वो शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ये जो 4 बजे की बस है ना, ये उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगी। पन्ना एक जगह का नाम है जहां से ये बस चलने वाली थी। करीबन 1 घंटे बाद पन्ना से सतना के लिए उन्हें बस मिलनी थी जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। लेखक और उसके दोस्तों को जबलपुर जाना था, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ सफ़र वो बस से करेंगे और उसके बाद वो जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। इस यात्रा में पूरी रात का समय लगेगा और सुबह वो घर पहुंच जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने सफ़र करने का फैसला किया। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था कि उनके पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। उनके जो जानकार थे उन्होंने समझाया कि शाम वाली बस से समझदार आदमी सफ़र नहीं करते, यात्रा नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। लेखक ने सवाल किया यहाँ पर, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है कि बस की हालत बहुत डरावनी है, वह बहुत खराब हालत में है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब व्योवृद्ध थी। लेखक कहते हैं जब हमने बस को देखा तो वो बहुत खराब हालत में थी। व्योवृद्ध थी मतलब बहुत बूढ़ी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी कि सालों के अनुभव के निशान लिए हुए थी कि उस बस पर हर जगह निशान थे। वह हर जगह से टूटी फूटी थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्ध अवस्था में इसे कष्ट होगा। लोग इसलिए इससे यात्रा नहीं करना चाहते थे कि बुढ़ापे में इसको परेशानी होगी। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है कि बस इतनी खराब हालत में है, यह हर जगह से टूटी फूटी है। ऐसी बस में यात्रा कैसे की जा सकती है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। उस बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे, वो भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? लेखक ने उससे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक ने कहा कि यही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस चलती भी है। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक ने आश्चर्य से पूछा कि अपने आप चलती है? और उसने बस कंपनी के हिस्सेदार ने जवाब दिया कि हाँ, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। कमाल हो गया कि ऐसी बस जो इतनी खराब हालत में है और वो अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। उनमें से एक उनका डॉक्टर मित्र भी था। वो बोला कि चलो, डरो मत। बस अनुभवी है कि बस को बहुत एक्सपीरियंस है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है कि जो नई नवेली बसें होती हैं उनसे ज़्यादा भरोसेमंद है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जैसे माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चलती है, ये वैसे ही हमें प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हम बैठ गए और जो हमें छोड़ने आए थे, जो हमें बस तक छोड़ने आए थे, वो इस तरह से देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जैसे कोई मरने वाले को देता है अंतिम विदाई, वैसे दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए कि आना जाना तो लगा ही रहता है। राजा रंग फकीर सभी को एक दिन जाना है और इस धरती से जाने के लिए आदमी को कोई न कोई कारण चाहिए है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया।
ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया और बस चल पड़ी। ऐसा जैसे सारी बस इंजन है, मतलब जैसे कि सारी बस में इंजन लगा हुआ है, क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा था और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो खिड़कियाँ होती हैं उन पर कांच थे, वो बहुत कम बचे थे, वो किसी किसी खिड़की पर थे। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। वो खिड़की से थोड़ा दूर हो गए। इंजन चल रहा था। हमें लगा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था, वह बहुत घर घर कर रहा था। उनको लगा कि हमारी सीट के नीचे इंजन लगा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक कहते हैं कि हमें भरोसा नहीं था, लेकिन बस चल पड़ी और हमें लग रहा था कि वो आज़ादी के समय की है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था कि उसे ट्रेनिंग तो पहले ही मिल चुकी थी कि आंदोलन करना है। हर हिस्सा एक दूसरे हिस्से से आंदोलन कर रहा था, असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था कि पूरी बस एक दूसरे से असहयोग कर रही थी। कोई भी हिस्सा उसका साथ नहीं दे रहा। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब उनका बैलेंस नहीं हो रहा था। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है, कभी लगता कि बॉडी को छोड़कर सीट आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, मतलब हमारे सारे भ्रम मिट गए। थोड़ी दूर चलने के बाद यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, कि हमें खुद ही यह समझ नहीं आ रहा था कि हम सीट पर बैठे हैं, सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई, एकदम से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद है, कि जिस टंकी में पेट्रोल होता है ना, उसमें एक छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। जो ड्राइवर था उसने उसको पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लिया और अपने पास रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा और एक पाइप ली और उससे इंजन में वह भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद यह बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। लेखक कह रहे हैं कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि जो बस कंपनी का जो हिस्सेदार है ना, वो बस के इंजन को निकालकर अपनी गोदी में रख लेगा और उसे नली से पेट्रोल पिलाएगा और उसके मुंह में पाइप डाल देगा। जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, कि जैसे माँ एक छोटे बच्चे के मुंह में दूध की बोतल डालती है ना, इस तरह से। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था कि बस की रफ्तार अब बहुत कम हो गई थी और मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। लेखक कहते हैं कि बस के साथ कुछ भी हो सकता है, उसके ब्रेक फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है। पर जब उन्होंने बाहर देखा ना खिड़की से, तो दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी, कि उनको लग रहा था कहीं बस इन पेड़ से टकरा न जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। एक पेड़ निकल जाता तो फिर उनको दूसरा पेड़ आता, फिर डर लगता कहीं इससे न टकरा जाए। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जैसे झील आती तो उनको लगता कि कहीं ये बस इसमें न गिर जाए। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह नहीं चली, कि बस में फिर से कोई खराबी आ गई और वो रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की कोशिशें की, तरकीबें की, पर वो नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कि बस ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि कंपनी के हिस्सेदार थे, वो भरोसा दिला रहे थे कि ये बस संयोग की बात है, वरना बस तो फर्स्ट क्लास है जी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। रात हो गई थी और
रात की चांदनी में वो बस पेड़ों के नीचे खड़ी थी और वो बहुत बेचारी लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि हम बेचारी पर लद कर चल रहे हैं और हमें अपने ऊपर अफसोस हो रहा था, खेद हो रहा था कि हम इस पर बैठकर आ गए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसी बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। प्राणांत होता है मरना, मतलब अगर ये यहाँ पर खराब हो गई तो हमें इस बियाबान में, मतलब इस सुनसान जगह में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि करना मतलब अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जो कंपनी के हिस्सेदार थे उन्होंने इंजन को खोला और उसको कुछ ठीक किया। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। बस और आगे चली और ऐसा लग रहा था कि हम जैसे पैदल चल रहे हों। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जो बस की हेडलाइट थी उसकी रोशनी और कम हो गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी और रात के समय वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती। उसके आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो वो साइड में खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं। और कहती कि तुम निकल जाओ बेटी, मेरी तो अब वो उम्र नहीं रही, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वो एक छोटे से पुल के ऊपर पहुंचे थी कि एक टायर में पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, बहुत जोर से हिली और फिर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती और अगर उसकी गति बहुत तेज होती तो उछलकर नाले में गिर जाती जो उनके बगल में था। मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा कि मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार सम्मान से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, उनको पता है कि टायरों की हालत कितनी खराब है, फिर भी अपनी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। फिर भी अपनी जान को हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं। ये तो हद हो गई। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। और बलिदान की, उत्सर्ग होता है बलिदान, बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है जो बहुत कम देखने को मिलती है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए कि इस आदमी में आत्म बलिदान का बहुत साहस है। इसे किसी बस कंपनी का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए बल्कि किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते देवता, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कि अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे बस कंपनी के हिस्सेदार का इंतज़ार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, कि एक टायर बदलने के बजाय उसने अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, यही कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर उसमें दूसरा टायर लगाया गया और उसको फिर से चलाया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहे हैं कि अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहे हैं कि अब उन्होंने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। उनको लग रहा था कि अब वो कहीं नहीं जा पाएंगे। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। और वो कह रहे हैं कि उनको लग रहा था कि अब सारी ज़िंदगी हम इसी बस में गुजारेंगे और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है और इसके बाद हम मृत्यु लोक को प्रस्थान कर जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, इस धरती पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए और हमारी जितनी बेचैनी थी, तनाव था, और वो सब खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए और हम बड़ी शांति से जैसे घर में बैठते हैं वैसे बैठ गए। चिंता जाती रही और हमारी चिंता खत्म हो गई। हंसी मजाक चालू हो गया और अब वो हंसी मजाक करने लगे। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आइए इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। निमित्त, कारण या साधन। गोता, डुबकी लगाना।
इत्तेफाक, संयोग, बियाबान, जंगल, उजाड़खंड, अंत्येष्टि, मृतक क्रम या दाहक्रम, प्रयाण, प्रस्थान या मरना, बेताबी, बेचैनी।